नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। मीडिया चैनल एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त के दावे कर रहे हैं। हालांकि यह तो 4 जून को ही पता चल सकेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जमीन पर जो हकीकत है उसके विपरीत एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल एनडीए के पक्ष में नतीजे दिखा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एग्जिट पोल के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा और देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तमाम विपक्षी दलों को इस विषय पर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही जीतती रहेगी। देखिए, एग्जिट पोल सब अलहदा हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। ज़मीन पे जो हमने सच्चाई देखी है, एग्जिट पोल उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये पहला चुनाव हमने देखा है जिसमें हिंदू, मुसलमान, हर बिरादरी का आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसके बावजूद अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा लाहक है। अवाम खिलाफ है। राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव के अंदर चला ही नहीं है। इस चुनाव के अंदर महंगाई मुद्दा था, इस चुनाव के अंदर बेरोज़गारी मुद्दा था, इस चुनाव के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत मुद्दा था। लेकिन एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टा दिखा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल की बात सही साबित होती है तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि देश को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है, पार्लियामेंट की मर्यादा को कैसे बचाना है। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है। जब तक इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि सारे विपक्ष को चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ईवीएम पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हो तो विपक्ष को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी भी हमें इंतज़ार है 4 तारीख का कि क्या नतीजा आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दिल्ली से अजीत भूषण की रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आरके सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद मैं अयोध्या पहुंचा हूं ताकि रामलला का दर्शन कर सकूं। उत्तर प्रदेश के लिए बिजली के बारे में क्या कहूं, ये व्यवस्था भी देखनी है। वहीं एग्जिट पोल जैसे ही निकला वैसे ही विपक्ष के लोगों की आवाज़ धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई है। जो एग्जिट पोल आया उससे ज़्यादा ही सीटें एनडीए को मिलेंगी। मैं शुरू से ही कह रहा था इनमें कोई दम नहीं है, ये ऐसा गठबंधन है जो तुरंत बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 जून के बाद यह गठबंधन नहीं रहेगा। हम लोग कहते थे 400 के आसपास आएंगे, 400 सीट एनडीए को मिलेगी। बता दें कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी आरके सिंह रह चुके हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका मिला यहाँ आकर के उनका दर्शन करने का। और इच्छा थी जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वोटिंग हुई और बीच में 2-3 दिन है तो सोचे कि यहाँ आए, यहाँ देख भी लें कि क्या व्यवस्था है, कैसी है, और बिजली के बारे में और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, और मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। थैंक यू। विपक्ष लोगों की आवाज़ आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज़ धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग कोई ऐसे गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये लोग कभी अपने नेता तो चुन नहीं सके, तो इनका कोई भविष्य था नहीं, है नहीं। इसीलिए बैठक 1 को किए, 4 के बाद 5 तारीख को नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि 5 तारीख के बाद कोई गठबंधन रहेगी ही नहीं, ये लोग कहीं रहेंगे नहीं। हम लोग कहते थे कि हाँ 400 के आसपास आएगा। अब देख लीजिएगा कि आएगा। जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग के साथ है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रायबरेली में एंटी भू माफिया अभियान हुआ बेअसर। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने खोला मोर्चा। मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के ब्लॉक के सामने स्थित जमीन गाटा संख्या 51 खा का है, जो राजस्व अभिलेखों में लगभग 2.25 बीघा जमीन दर्ज है, जिस पर लालगंज नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू की ARD इंफ्रा होम्स डेवलपर नाम की कंपनी बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जे के विरोध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जमीन पर तहसील प्रशासन से मिली भगत से अवैध कब्जा हो रहा है। उपरोक्त जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक की गई, लेकिन अभी तक अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर जल्द अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाही करके जमीन खाली ना कराई गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लालगंज तहसील ब्लॉक के सामने बेशकीमती जमीन गांव सभा की है, जिसमें पूर्व चेयरमैन राम बाबू गुप्ता, अजय रस्तोगी द्वारा कब्जा किया जा रहा। उनके सहयोग में लालगंज तहसीलदार महोदया और SDM के द्वारा सहयोग से कब्जा कराया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ के आसपास होगी। हाँ, शिकायत इसकी प्रधान द्वारा की गई है, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री जी को, राजस्व परिषद चेयरमैन को, मंडल आयुक्त को, सबको की गई है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन सदन जाकर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और ओम पाठक मौजूद थे। चुनाव आयोग से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर 4 अहम कदम उठाने की मांग और आग्रह किया। पहला यह कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह परिचित हों और सभी इसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें। दूसरा, मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। A delegation of the Bharatiya Janata Party led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. 3, to take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4, issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा क्रोन प्लाजा मयूर विहार में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श और समस्याओं के समाधान कैसे किया जाए, इस पर कई संगठन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अपूर्वी गुप्ता और दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त अंशुल सिरोही ने भी अपने विचार मंच से साझा किए। वक्ताओं ने MSME सेक्टर, बैंकों से व्यापारियों के लोन प्रदान कराना और शेयर मार्केट से संबंधित विषयों पर बात रखी। कि जैसे DCP मैम ने भी बोला कि सबको एक साथ बुलाए। इशू तो देखिए है, प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मजबूरियां हमारी भी है, मजबूरियां बिजनेसमैन्स की भी हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़े ऐसे
मैं ये कहते हैं, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं है, सब हम लोग सब एक ही मिडिल क्लास सोसाइटी वाले हैं। प्रॉब्लम्स हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू जनरेशन की मजबूरी है, हमारे पास भी 1.25 लाख लोग हैं, सैलरी का इशू है, पेंशन का इशू है, और जनरेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। आप जानते हैं पार्किंग हो गया, यूज़र चार्ज हो गया, कन्वर्जन चार्ज हो गया, इसी से जनरेशन हमारा आता है। कोशिश ये रहती है कि कम से कम रेट रखे जाएं, कम से कम असुविधा हो। इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई दलाली नहीं है। आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। जो कानून है, मेरा मानना है कानून मानना चाहिए सबको। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हम सब हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, एमसीडी पूरी कोशिश कर रही है कि जितना कम से कम लोड हमारे बिजनेसमैन पे पड़े उतना अच्छा है। जैसे अमित जी ने भी बोला कि एक जो बिज़नेस करता है वो 4 लोगों को नौकरी देता है, वो टैक्स देता है। बहुत अच्छी बात है जो बताई थी कि दिल्ली से जीएसटी बहुत ज़्यादा आता है। मेरे जोन में गांधीनगर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ से इतना बेहतरीन जीएसटी आता है। हम भी जाते हैं वहाँ से, उनकी भी समस्याएं रहती हैं। तो कोशिश है कि भाई सुविधा दे सकें, असुविधा कम हो। विनती यही है भाई, कानून से सब चले। किसी को कोई भी असुविधा एमसीडी की तरफ से है, बिल्कुल मेरे से मिलिए, अमित जी से मिलिए, बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। हमने की भी है समस्या आगे रिजॉल्व, और आगे भी करेंगे। आज राष्ट्रीय जनोन्नयन संगठन के द्वारा व्यापारी संवाद करने का माध्यम ही ये था कि लोगों के बीच में अधिकारी और व्यापारी अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो चाहे प्रदेश हो, देश निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक जाएगा। और जैसे भारत सरकार की मंशा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बने, वो बन तभी सकता है जब इस देश का व्यापारी खुशहाल होगा। तो आज इस तारतम्य में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा चाहे लोगों की लोन की समस्या रही हो, चाहे पुलिस विभाग से समस्या रही हो, और चाहे नगर निगम के विभाग के द्वारा समस्या रही हो, एमसीडी के द्वारा समस्या हो, उन समस्याओं को रखने का काम किया गया। और जिस तरह से अधिकारियों ने उसका सहयोग देने का आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कहीं हो या ना हो, इस दिल्ली में निश्चित रूप से व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। आज की बैठक का जो रिजल्ट आया है, निश्चित रूप से वो बहुत फ्रूट। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू एट दिस कॉमन फोरम। आप सबको इसे कॉमन मंच पे लाके आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने और आपस में भी डिस्कशन के लिए इन्होंने रखी, और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समराइज़ करके उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अंशुल जी की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि बड़े ही सरल और स्वाभाविक तरीके से उन्होंने सिस्टम का, सरकार का पक्ष आप लोगों के सामने रखा। आई नो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐसे थे जो आपके लिए बड़े मुश्किल होंगे डाइजेस्ट करने, बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट अंशुल एज अ फेलो ऑफिसर, very very beautifully put, so my compliments to him for that. आप लोगों की तरफ से 2 ही समस्याएं हमारे सामने रखी गई थी। एक जो लक्ष्मी नगर में ट्रांसजेंडर्स का था, आई थिंक इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी स्पेसिफिक कंप्लेनेंट है एक बार आके मेरे से पर्सनली ऑफिस में मिल लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स दे दीजिएगा, एंड डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री दीपक अग्रवाल ने किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का प्रयास किया। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की मतगणना 7वें चरण की समाप्ति के बाद जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सभी ने बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीटें ला रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मटका है, जितना पैसा लगाओ उतनी सीट पास है। एनडीए, देखिए ये एनडीए है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना? हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310
उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है, ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान महाराष्ट्र। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार।